साथियों, जय भीम। हमारे साथ है डेहरिया समाज के आदरणीय अध्यक्ष महोदय दयानंद डेहरिया जी, और हम उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, उनके विचार जानना चाहेंगे। तो दयानंद जी, आपसे पहला प्रश्न ये है, सबसे पहले तो आपको आपके अध्यक्षीय कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, और इन 2 वर्ष में लगातार आप सक्रिय रहे और बहुत सारी गतिविधियों को सफलतापूर्वक आपने, आपकी टीम ने अंजाम दिया। इसके लिए आपको बधाई, और आगे भी आपका जो कार्यकाल का समय है वो बहुत अच्छा रहे, ऐसी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। तो आप बताइए थोड़ा सा आप इस बारे में कि आपने जब अध्यक्षीय कार्यकाल ग्रहण किया तब से लेके अभी तक क्या आपकी तरफ से अच्छे कार्य किए गए, अच्छे प्रयास किए गए जो समाज को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसका लाभ मिला? क्या कहना चाहेंगे आप? साथियों, जय भीम, नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, 16 नवंबर 2021 को आप सभी के सहयोग से और आप सभी के कार्यक्रम में उपस्थित होने के उपरांत मुझे अध्यक्ष चुना गया था, और उस कार्यक्रम में आप सभी समाजजन बड़ी मात्रा में एकत्रित हुए और मुझे अध्यक्ष के रूप में चुना गया और आप सभी ने स्वीकार किया। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आप सभी ने मुझ पर विश्वास और भरोसा जताया था। मेरे अध्यक्ष चुने जाने के बाद आप सभी ने देखा कि उस समय तक मैं मेहरा डेहरिया समाज जिला छिंदवाड़ा समिति का कोषाध्यक्ष था। इस कार्यकाल के दौरान हमारा प्रमुख उद्देश्य जो भवन निर्माण था, आदरणीय शिवनारायण डेहरिया जी की अध्यक्षता में, जिसको मैंने और शिवनारायण जी ने आप सभी के सहयोग से पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन से कम बजट में आप सभी के सहयोग से प्राप्त हुए पैसों को उपयोग करते हुए एक भव्य भवन का निर्माण में सहयोग किया। शिवनारायण जी की कार्यकुशलता और आपके सहयोग से जो भवन निर्माण हो पाया, उसमें मेरी भी छोटी सी भूमिका रही। मैंने भी कोषाध्यक्ष रहते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ और मितव्ययिता के साथ उस भवन का निर्माण हमने पूर्ण करवाया, आप सभी के सहयोग से। आप सभी दानदाताओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी के मदद से हमारा जो एक सपना था, जो सदियों से पूर्ण नहीं हो पा रहा था, उस भवन का हमने सपना साकार किया 2021 को। उसके बाद जैसा मेरा कार्यकाल चालू हुआ, क्योंकि हम भवन निर्माण को कंप्लीट कर चुके थे, उसमें कुछ साज सज्जा की जिम्मेदारियां थी हमारे पास जो अधूरी रह गई थी। मेरे कार्यकाल आते हुए उस भवन की साज सज्जा को मैंने पूर्ण कुशलता के साथ और उपयोगिता जो आवश्यक थी उनको ध्यान रखते हुए किया। उसके बाद हमारी प्राथमिकता थी कि समाज के जो लोग अभी तक समिति से दूर थे, समिति से नहीं जुड़ पा रहे थे, उन लोगों को सामाजिक सूत्र में बांधने के लिए हम ऐसा प्रयास करें ताकि लोग समाज से जुड़ पाए। तो अगले चरण में हमने समाज को जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए, जिसमें युवाओं को
बुजुर्गों को, महिलाओं को और सामाजिक जो हमारे रोजगार पेशा लोग हैं उनको जोड़ने का कार्य किया गया। और हमारे समाज की जो छवि थी उसको आम जनमानस तक हमारी समिति की एकता मजबूती को स्थापित करने के लिए हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्मोत्सव समारोह है उसके माध्यम से छिंदवाड़ा जिला और अन्य जिलों की मैं इस पर अध्यक्ष महोदय को रोकूंगा कि इसका एक मेरे पास विशेष क्वेश्चन है, उस पे इस बात को शामिल करिएगा। तो अभी सिर्फ इतना बताइए कि आपने जो अध्यक्ष जी कार्यकाल का जो शुरुआत किया था, बस थोड़ा सा वहीं से बताइए। अंबेडकर साहब के जो कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं उसके लिए एक मेरे पास विशेष प्रश्न है। जी जी शुरू करिए। तो जो कार्यकाल प्रारंभ हुआ उसमें भवन जो हमारा था वो साकार रूप तो ले चुका था, किंतु उसमें साज सज्जा की दृष्टिकोण से और कार्यक्रम उपयोगी बनाने के लिए बहुत सारे कार्य अधूरे रह गए थे। जैसे बिजली फिटिंग का काम रह चुका था, बिजली फिटिंग का कार्य हमने कम से कम पैसों में कराया और आप सभी ने देखा कि जो जो आवश्यक चीजें थी उसमें लगाया गया, जिसमें आपका सबका सहयोग भी रहा। वरिष्ठ पेंशनर टीम ने हमें पंखा प्रदान किया भवन के लिए। लगभग 2 दर्जन पंखे। हाँ जी, 1 दर्जन पे लगभग 1 दर्जन। जी ठीक, लगभग उतने में लगभग शायद हो चुका था। जी ठीक। और 2 पंखे हमको एसपी मेहरा साहब जी होशंगाबाद से प्राप्त हुए थे, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। उसके अलावा हमने भवन में, क्योंकि भवन में सामाजिक कार्यक्रम करने में लोग थोड़ा सा देखते हैं कि सुविधाएं उपलब्ध हो, तो हमने उसमें मेरे कार्यकाल में आते ही मैंने दिसंबर से ही पुट्टी और रंग रोगन का काम करवाया ताकि भवन की सुंदरता अच्छी दिख सके। बिल्कुल। और उसके उपरांत फिर सामने का जो ग्राउंड था वो चूंकि बहुत ही तिरछा और एक ढलाव वाली जमीन हमें मिली थी, तो उसको जो पैसे हमारे पास उपलब्ध थे उसमें लेवलिंग का कार्य कराया गया ताकि हम बाहर से जो है बाहर भी एक अच्छा कार्यक्रम कर सकें। बिल्कुल। और हमारे पास अतिरिक्त लेड बाथ की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने 4 अतिरिक्त जो है बाहर लेड बाथ बनाया है, जो अब चालू हो गए हैं, तो ताकि हम कोई कार्यक्रम करें तो बाहर भी हम जो है निस्तार की सुविधा उपयोग कर सकें। उसके बाद भवन में चूंकि बाउंड्री नहीं थी तो उसको घेरने का काम किया गया ताकि एक स्पेस दिख सके कि हम इस जगह में कोई भी कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। और पेड़ पौधे भी नहीं थे जो सुंदर भवन को बनाते हैं और किसी कार्यक्रम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनकी भी आवश्यकता होती है, तो हमने सामाजिक लोगों के सहयोग से ही उस भवन में बड़े पौधे लगाए हैं, जो कि लगभग 500 रुपये से लेके 1200-1400 रुपये तक के पौधे हैं। और उसमें समाज के लोगों ने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था। तो पिछले वर्ष तो हमने उसमें करीब 40,000 रुपये खर्च करके आप सभी के सहयोग से बड़े पौधे लगाए थे। और इस वर्ष भी समिति के 12-15 हजार रुपये की राशि लगभग खर्च करके और कुछ पौधे खरीद के लगाए गए हैं। कुछ लोगों ने स्वयं भी अपनी इच्छा से उसमें पौधा लगाया गया है जो भवन को सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया। मैं अध्यक्ष महोदय से एक प्रश्न और करूंगा कि आदरणीय शिवनारायण डेहरिया जी जो आपके पहले समाज के जिला अध्यक्ष रहे, उन्होंने एक इतना विशेष और महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया है समाज का भवन बनाकर कि उनका नाम अब कई सालों तक समाज के लोग याद रखेंगे, सामाजिक समितियां याद रखेंगी। और जो उन्होंने अपना नाम कमा चुके हैं, अब कोई दूसरा अध्यक्ष उस लेवल का नाम कमाना या
अपने समाज के लोगों के जहन में जो उन्होंने इज्जत बनाई वो उस लेवल का स्थापित करना थोड़ा दूसरे अध्यक्षों के लिए मतलब बहुत कठिन होगा। तो आप क्या विशेष ऐसा करेंगे आपके कार्यकाल में कि लोग आपको भी बहुत समय तक याद रखे कि हाँ, हमारे समाज में भी एक अध्यक्ष हुए थे दयानंद डेहरिया जी, जिनके कार्यकाल में ये कार्य की शुरुआत हुई और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, निसंदेह शिव नारायण जी के कार्यकाल में बहुत ही शानदार कार्य किया गया। उनकी पूरी टीम ने उनने मिलके भवन का निर्माण, जो कि बहुत ही बड़ा योगदान और कार्य है। क्योंकि भवन का निर्माण तो पूर्ण हो चुका है, तो मेरी प्राथमिकता समाज के जो हमारे सजाती बंधु हैं, और चूंकि अधिकांश डेहरिया समाज के जो लोग हैं, मेहरा समाज के जो लोग हैं, वो नौकरी पेशा वर्ग है और उसके बाद कृषि कार्य में लगे हुए हैं। क्योंकि जो नौकरी पेशा वर्ग है वो सारा वर्ग कहीं ना कहीं, और पूरा ही वर्ग जो है आरक्षण का लाभ लेके और आज इस मुकाम तक हमारे समाज को विकसित, शिक्षित और उन्नत कर पाया है। तो हम जो लोग हैं जिनकी वजह से हमें आरक्षण मिला था, शायद हम उनको पिछले आज़ादी के बाद से एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। और मेरे मन में जो विचार थे कि बाबा साहब को हम समाज के सामने, समाज के जनमानस के मानसिक पटल तक पहुंचा पाए, ताकि बाबा साहब का जो योगदान है उससे हम लाभ ले रहे हैं, उसका हम जो है प्रचार प्रसार कर पाए और बाबा साहब को समाज के जो है स्तर पर घर घर तक हम बाबा साहब के योगदान और बाबा साहब के विचारों को पहुंचा दें, ताकि हमारा जो समाज है और बाबा साहब का अनुसरण करके और तरक्की करे, विकसित करे। बाबा साहब के योगदानों को मानना एक अलग चीज है कि बाबा साहब ने तो अपना योगदान समाज के लिए किया है, हम उनके ऋणी हैं और हम जीवन पर्यंत और हमारी पीढ़ियां उनको इस चीज के लिए हमेशा आभार प्रदर्शित करते रहेगी कि उन्होंने जो योगदान दिया हमारे समाज के लिए वो अतुलनीय है। उसकी कोई हम भरपाई, मतलब उसका वो नहीं कर सकते, उनका ऋण चुका नहीं सकते। तो बाबा साहब ने जो अपने विचारों के माध्यम से, उनकी सोच के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाया, तो हमारा समाज बाबा साहब को जाने और बाबा साहब के विचारों को फॉलो करते हुए हमारे समाज के लोगों की मदद और समाज की तरक्की में अपना योगदान दे, इस क्षेत्र में मैंने काम करने का प्रयास किया। जैसा कि आप सभी को जानकारी भी है, तो सबसे प्रथम हमारा जो कार्यक्रम रहा 14 अप्रैल बाबा साहब जन्मोत्सव 2022 पे, तो हमारा विशेष कार्यक्रम यही था कि बाबा साहब की प्रतिमा, क्योंकि मैं भी नौकरी पेशा में हूं और आरक्षण का लाभ लेते हुए, क्योंकि मैं तो विशेष भर्ती अभियान के तहत ही नौकरी में आया हूं, तो कहीं ना कहीं आरक्षण का लाभ मुझे पूरी तरीके से मिला है और मैंने आरक्षण का लाभ लिया, तो उसको ऋण को हम भूल नहीं सकते। तो हमने 14 अप्रैल 2022 को बाबा साहब की प्रतिमा जो है हमारे भवन में, क्योंकि हमारे लिए भगवान तुल्य है बाबा साहब जी कहें हम, तो अतिशयोक्ति ना होगी, तो हमने भवन में, क्योंकि भवन में सारे समाज के लोग आएंगे जाएंगे, तो हमने बाबा साहब की जो प्रतिमा है भवन में स्थापित करने की योजना बनाई और बाबा साहब की एक भव्य रैली, क्योंकि छिंदवाड़ा में पहली बार डेहरिया मेहरा समाज जो है बाबा साहब से जुड़ने के लिए बिल्कुल एक विशेष प्रयास किया गया, ताकि लोगों को, अभी तक ऐसा हेजिटेशन रहता था कि बाबा साहब से हम सिर्फ बौद्ध धर्म वाले लोग जुड़ते हैं, बाबा साहब बौद्ध धर्म के हैं, ऐसा हमारे मन में जो गलत फहमी थी, तो उसको हमने खुल के मैदान पे आके और बिना संकोच के दूसरे वर्ग क्या सोचेंगे, इस
भावना में लोग रहते हैं, तो उससे ऊपर हट के हमने एक भव्य रैली और प्रदर्शन के माध्यम से, जो कि छिंदवाड़ा जिला में एक शानदार रैली थी बाबा साहब की, उस रैली के माध्यम से और समाज आप सभी के सहयोग से, आप सभी लोगों ने भी उसमें काफी योगदान दिया और मुझे पूरा तो याद नहीं, लगभग 3-4 लाख रुपया आप सभी के सहयोग से प्राप्त हुआ। आदरणीय संजय डहरिया जी जो ऐसी हैं, उन्होंने मूर्ति, उनसे जब मैंने चर्चा किया तो उन्होंने बोले कि मूर्ति मैं अकेला डोनेट करूंगा, क्योंकि हमारी पहली प्लानिंग थी कि हम चंदे के माध्यम से। जब मैंने उनसे सहयोग की बात किया तो उन्होंने मेरे से जानकारी पूछा कि कैसा क्या है, तो फिर उन्होंने बोला नहीं मैं पूरा आपको, और खर्च भी लगे तो देता हूँ बोले। तो पूरी मूर्ति उनने जो है 70,000 रुपए की मूर्ति दिया। और आपने देखा होगा कि भव्य कार्यक्रम के माध्यम से आप साक्षी हैं, और हमने बाबा साहब की मूर्ति की वहां पे स्थापना की, जो कि हमारे डहरिया समाज के लिए जी बहुत ही मतलब एक समिति द्वारा स्थापित की गई, समिति के माध्यम से जिला में या प्रदेश में पहली बाबा साहब की मूर्ति थी। और उस कार्यक्रम के माध्यम से शायद किसी सामाजिक भवन में, जी जी, यानी और भी जो और भी, सामाजिक हाँ भवन है, हाँ, जे कहना कि चाहे वो रविदास जी जी समाज बिल्कुल हो, बिल्कुल, या बौद्ध समाज हो, सामाजिक भवन में बाबा एसटी साहब समाज की हो, जी। प्रतिमा पहली बार स्थापित की गई, और किसी भी उसको समाज के भवन में नहीं बाबा थी, साहब की बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित नहीं, स्थान अभी दिया भी नहीं, गया था। आज तक भी स्थापित स्थान नहीं दिया गया था। बाद में बौद्ध विहार में हमारे जी, बौद्ध विहार में भी शायद नहीं है, हाँ बाद में आई है, बाद अभी में शायद हमको शायद अपना अनुसरण करके उन्होंने जी 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 स्थापित किया। और कहीं ना कहीं हमारे कार्यक्रम से उनमें भी एक नई ऊर्जा और जोश आया कि बाबा साहब के प्रति हम क्या करना चाहिए हमें। और उनका जो समाज है उसने भी इस बात को स्वीकार किया कि डहरिया समाज बहुत लेट आया, किंतु एक अच्छे मजबूती के साथ। और डहरिया समाज ने जो 14 अप्रैल की रैली को एक भव्य रूप में प्रदर्शित किया जी, तो शायद इसके पहले जो बौद्धिस्ट लोग भी जो छिंदवाड़ा में रैली निकालते थे, वो बहुत एक सीमित रैली हमने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा 25-50 बिल्कुल अधिकतम 100 लोग रैली निकालते थे, बहुत सादगी पूर्ण तरीके से। जी जी, लेकिन डहरिया समाज ने जो प्लानिंग किया था उस साल जी, कि एक संयुक्त बड़ी रैली निकाला जाए, जिसमें एसटी एससी समाज के वर्ग के सभी लोग, सभी संगठन संयुक्त रूप से बड़ी रैली निकाले। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ कारणों से संयुक्त तो नहीं निकली, लेकिन 2 रैली निकली, लेकिन 2 रैली भी बहुत बड़े लेवल पर निकली, जो छिंदवाड़ा में पहले कभी नहीं हुई, इतनी बड़े स्तर की रैलियां नहीं हुई थी। अभूतपूर्व रैली थी। और चूंकि हम लोग जब फ्रंट पे आए तो उनको भी लगा कि हमें भी, और वो लोग तो हमेशा करते ही थे मगर एक सीमित दायरे में, तो उनको भी अपना एक दायरा बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ हमारी रैली को देख के। और चूंकि मीडिया और पेपर और प्रचार व्हाट्सएप के माध्यम से हमने पम्पलेट दूसरे समाज तक भी पहुंचाए हुए थे, तो जिनसे एक व्यापक असर छिंदवाड़ा जिला में बाबा साहब के प्रति दिखा। और कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक, उस हमारे समाज और अन्य समाजों को उससे एक मजबूती मिली कि हम लोग जो हैं एकदम निर्बल नहीं है, हमारा समाज जो है साथ में है, संगठित है। बिल्कुल जी, यानी आप कह सकते हैं, या आप जो एक कहना चाहते हैं कि आपने जो बाबा साहब को सामाजिक स्तर पे जो उतारने का, जो उनका प्रचार प्रसार का एक की शुरुआत की जी, उसके कारण शायद आपको डहरिया समाज के लोग बहुत सालों तक, बहुत समय तक आपको याद करेंगे कि आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में जो इतनी भव्य और इतनी बेहतरीन शुरुआत हो पाई। जी जी, मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि आदरणीय शिवनारायण डहरिया जी के समय जो उनका कार्यकाल रहा है, उसमें लगभग हर वर्ष वो एक वार्षिक सम्मेलन करते थे और उसमें सामाजिक लोगों की शादियां होती थी जी। तो सामाजिक लोग भी थोड़ा सा इसलिए उस पर इंटरेस्ट लेते थे क्योंकि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत
कुछ लाभ लाभार्थियों को उसमें मिलता था, शायद जी जी 25,000 के आसपास रुपया, कुछ जी था। तो जी एक जी वो भी था कि, जी लेकिन फिर शासन ने उस योजना का स्वरूप बदल दिया कि वो अब शासकीय माध्यम से शासकीय होते हैं, माध्यम से ही होते हैं, प्राइवेट संस्थाओं को वो इन्वॉल्व नहीं करती अब। जी जी तो वो थोड़ा सा होना बंद हो गया। लेकिन इतना कह सकते हैं कि वो वार्षिक सम्मेलन जो था उतने ही भव्य तरीके से बाबा साहब के कार्यक्रम में परिवर्तित करके हमने उसको एक तरीके से हमने जी जी जारी रखा हुआ, समिति ने उसको जी जारी जी रखा है। जी जी लेकिन मान लो यदि कोई ऐसा गरीब वर्ग आता है, आपसे संपर्क करता है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे अपने बेटे की या बेटी की शादी करना है, तो समिति उसमें क्या कर सकती है या करेगी, कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे? जी जी क्योंकि जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना थी वो शासन के माध्यम से अब होने लगी है, किंतु अब हमारे समाज के जो गरीब बिल्कुल वाकई जो जेन्युइन गरीब लोग हैं और वो शादी करना चाहते थे, एक तो हमारे पास भवन उपलब्ध है, वो हमसे संपर्क करेंगे तो हम भवन तो वैसे ही निःशुल्क उपलब्ध करा देंगे, और उसके साथ साथ अगर खाने पीने की व्यवस्था में अगर कोई कमी है कार्यक्रम के आयोजन में, तो हम उसके लिए भी समिति के माध्यम से और समाज के लोगों के सहयोग के माध्यम से हम वो कार्यक्रम को संपन्न करा देंगे। किंतु सामाजिक लोगों को भी इस चीज को समझना होगा कि वाकई वो सादगीपूर्ण ढंग से शादी करना चाहते हैं या सिर्फ समाज का लाभ लेना चाहते हैं। इस बात का भी एक विशेष वो होता है महत्व, क्योंकि लोग जो है समाज से लाभ तो लेना चाहते हैं किंतु सामाजिक जो स्तर है उसमें मितव्ययिता के साथ शादी करने में परहेज करते हैं। क्योंकि हमारे समाज जो है कहीं ना कहीं ऐसा सोचता गरीब वर्ग भी कि हमें ऐसा थोड़ा लगेगा, लेकिन किंतु हमें चूंकि शादी करना है और आडंबरों को मान लो हम त्याग करके और एक सादगीपूर्ण ढंग से करेंगे तो समाज के लोग आपकी शादी में बगैर बुलाए भी आ जाएंगे और लोगों की संख्या भी कम नहीं पड़ेगी और एक भव्य शादी हम जो है कर पाएंगे समाज पर। यानी यदि कोई ऐसा गरीब फैमिली का परिवार आपसे संपर्क करता, समिति से संपर्क करता है, तो उसकी निःशुल्क समिति मतलब पूरी तरीके से उसकी निःशुल्क शादी भवन निःशुल्क उपलब्ध करवा करा देगी के, और भवन के साथ अन्य खर्चे भी कहना चाहिए सामाजिक जनों के सहयोग से, समिति के सहयोग से हम उनका जो है, लेकिन समिति अनावश्यक खर्च नहीं करेगी। जी जी समिति चूंकि अभी जब से समिति अस्तित्व में आई है तो आप सभी ने देखा होगा कि हम ऐसा अनावश्यक सहयोग मतलब खर्च करने से बचते हैं, क्योंकि हमारा समाज वैसे ही छोटा तबके का समाज है और हम जो आडंबर में खर्च ना करते हुए वो चीज को किसी दूसरे चीज में उपयोग कर सकते हैं। जी जी इसलिए सादगीपूर्ण ढंग से करें। और मेरा जनमानस से यही अपील रहेगी कि बड़ी बड़ी होटलों में जाके शादी करने से और जो अपना जो जमा पूंजी है या आप कहीं से एकत्रित करते हैं तो उसको अनावश्यक रूप से दिखावे में खर्च करने की बजाय समाज का जो भवन है उसमें आप बढ़िया टेंट लगा सकते हैं। और आप जो पैसा, मेरा अपील रहेगी कि आप जो पैसा अनावश्यक रूप से खर्च कर रहे हैं सर्वप्रथम तो बचा के अपने बच्चों के भविष्य में, हाँ बच्चों के भविष्य के लिए बचाइए, उसको सुरक्षित रखिए, खुद भी उसका उपयोग करिए। और अगर आपकी अच्छी इच्छा है तो आप जो पैसा अनावश्यक प्लेटों के माध्यम से खाना भोजन कराते हैं तो आप एक बढ़िया शानदार भव्य भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं जो शुद्ध भी होगा और कम खर्चे में आपका जो पैसा बचा है समाज उसको याद रखेगा। कोई भी कार्यक्रम में शादी में जाता है आदमी तो होटल की फोटो नहीं खींचता, होटल को ध्यान नहीं रखता है कि किस होटल में आपने शादी किया था, आपने खाना क्या खिलाया, इस बात पे विशेष फोकस होता है। तो चूंकि वो भवन में भी हम उसका कर सकते हैं और शानदार भवन है, हम समाज को एक छोटे से सहयोग लेके, क्योंकि भवन के मेंटेनेंस के लिए भी आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है और अभी वर्तमान में हम जो है भवन का मेंटेनेंस जो हमारे मासिक दानदाता है उन लोगों से करते हैं। छोटी छोटी आवश्यकताएं होती है, साफ सफाई करवाना होता है, लाइटिंग की व्यवस्था होती है, पानी की व्यवस्थाएं होती है, सुरक्षा के लिए भी खर्च कर रहे हैं, बिजली का बिल आता है कंटिन्यू, तो ये सब मासिक दानदाताओं के सहयोग से होता है। और आप लोग छोटे छोटे कार्यक्रम करेंगे तो हम उस भवन को भी भव्य और बना पाएंगे उसके आपके सहयोग से, जो राशि प्राप्त होगी उससे। बहुत बढ़िया। मैं और जानना चाहता हूँ कि बाबा साहब को लेकर अभी तक और
क्या कार्य किए हैं आपने, क्या कार्यक्रम में अपनी गतिविधियों में बाबा साहब से संबंधित उनके कार्य को आपने शामिल किया है? तो आपके अध्यक्षीय कार्यकाल से लेके अभी तक थोड़ा सा संक्षिप्त में जी बताइए। जी, हमने बाबा साहब को जनमानस तक पहुंचाने के लिए, आपने पॉम्पलेट पे भी देखा होगा कि हमने बाबा साहब की जो फोटो है उसको प्रमुखता से स्थान दिया, ताकि लोग जब भी पॉम्पलेट देखते हैं, पढ़ते हैं, ग्रुप के माध्यम से जानते हैं, तो लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हम बाबा साहब को जी मानते हैं, फॉलो करते हैं और उनका योगदान हम जो है महसूस कर रहे हैं। तो जनमानस तक जो चीजें पहुंचाई। उसके अलावा फिर 2022 में हमने जो कार्यक्रम किया तो पूरे समाज तक जो मैसेज तो चला गया। कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं लगा होगा कि बाबा साहब कहाँ से एकदम से आ गए, हम तो जो है गणेश जी की या धर्म की उसमें वो करते थे पॉम्पलेट में। कुछ लोगों से सुना भी था मैंने कि गणेश जी की होना था इस पे, मतलब कार्ड अभी तक में, लोग बाग हाँ धार्मिक कहना चाहिए कि बाबा साहब का लाभ लेने में तो बहुत आगे हैं, मगर लेकिन उनको हाँ बिल्कुल अपने दैनिक उसमें उपयोग जी जी नहीं कर पा रहे या उनको शामिल नहीं कर पा रहे थे। तो उस कार्यक्रम को हमने किया, तो उसमें भी कार्यक्रम में हमने जो है कुछ अतिथियों को बाबा साहब की फोटो वितरित की थी। उसके बाद 2023 में हमने 23 के अप्रैल के कार्यक्रम में, राइट, अप्रैल का जो कार्यक्रम था बाबा साहब का जन्मोत्सव कार्यक्रम, बाबा साहब का जो जन्मोत्सव कार्यक्रम था, और 22 में ही हमने एक जो है बाबा साहब की दिघोरी में सामाजिक समिति के सहयोग से कहें, और उसके माध्यम से हमने बाबा साहब की एक प्रतिमा का छिंदवाड़ा समिति की सहयोग के माध्यम से, क्योंकि हम लोगों ने उसमें फंडिंग किया हुआ था और मैनेजमेंट भी उसमें छिंदवाड़ा समिति का रहा, तो उसके माध्यम से एक प्रतिमा के वहाँ पांडुरना जिले में दिघोरी में स्थापना करवाई। उस क्षेत्र में चूंकि बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो उधर भी हमारे समाज का जो पांडुरना जिला है, वहाँ भी हमारे समाज की बाबा साहब के प्रति जो सोच है उस चीज का मैसेज गया। उसके बाद 23 में हमने जो है एक बाबा साहब की भव्य रैली किया, और 2023 में 14 अप्रैल, तो उसमें हमने एक अनूठा प्रयोग किया कि बाबा साहब की जो फोटो है और हमारे जो समाज के लोग हैं उन लोगों से चंदा करके फ्लैक्स के माध्यम से पूरे शहर में हमने एक ऐसा शानदार अनूठा प्रयोग किया कि डेहरिया समाज और प्लस बाबा साहब और हमारे लोग जो है उसमें दिखें। कहीं ना कहीं जो मैसेज देना उद्देश्य था हमारे राजनीति के उसमें और सामाजिक स्तर पे अन्य लोगों को कि हमारा समाज जो है अब एक संगठित समाज है और बेफिक्र होके बाबा साहब के साथ जुड़ के और कार्य करना चाहता है, कार्य कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में, देश में संविधान को लेके एक थोड़ी सी लोगों में दूसरे उसमें थोड़ा सा वो रहता है, हेजिटेशन है, लोग बाबा साहब को अच्छे ढंग से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो प्रयोग था या कार्य था कि बाबा साहब को जो है बिल्कुल जनमानस तक पहुंचाना, क्योंकि बाबा साहब का प्रचार प्रसार करना हम अभी तक खुद ही नहीं जानते थे, क्योंकि अब हमारा समाज जान चुका है। तो मेरा जो मनोस्थिति थी, मैंने सोचा कि क्यों ना बाबा साहब को हम इस तरीके से कुल मिला के कहें तो अन्य समाजों तक स्थापित कर पाए कि बाबा साहब कोई हैं, संविधान निर्माता। और आपने देखा होगा कि मैंने जो पोस्टर और हमारे जो विशेष सहयोगी रहे, जैसे आप तो हैं ही, राम कुमार जी और अजय डेहरिया जी और अन्य भी हमारी पूरी टीम के सहयोगी, तो उनके माध्यम से हमने जो है प्लानिंग की। और बाबा साहब संविधान निर्माता के रूप में, लोगों को पता ही नहीं था कि संविधान किसने बनाया है। लोग ऐसा सोचते हैं कि अम्बेडकर जी कोई हरिजन आदि समाज के लोगों के कुछ हैं, देवी देवता होंगे या कुछ होंगे इस टाइप से। तो लोगों को जानकारी भी नहीं है कि संविधान किसने बनाया एक्चुअल ये है। क्योंकि अभी तक जो है राजनीति की जो रहे पुराने, उन लोगों ने कभी बाबा साहब को इतना बढ़ने नहीं दिया गया, उनके महत्व को आम जनमानस तक। तो मेरा विशेष प्रयास रहा इसमें कि हमने छिंदवाड़ा में लोगों को कम से कम इस चीज की जानकारी तो है कि संविधान बाबा साहब ने बनाया है, और डेहरिया समाज इनका एक बड़ा फॉलोअर है बाबा साहब का। तो ये कार्य भी हमने पिछले वर्ष किया, और डेहरिया समाज की जो छवि है उसको भी छिंदवाड़ा जिला और अन्य जिलों में हमने जो है विशेष तौर से
उसको जो है बढ़ाने का काम किया। उसके बाद फिर हमने मोखेड़ में हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष है आनंद डेहरिया जी और उनकी पूरी टीम के सहयोग से हमने बाबा साहब की एक जो प्रतिमा है उसको भी जी उनके ग्राम हीरावाड़ी में स्थापित करने में विशेष भूमिका, चूंकि उनका जो है आनंद भाई का उसमें पूर्ण सहयोग रहा है और उन्होंने एक अच्छी प्लानिंग की कि हमें यहाँ पे क्योंकि हम कोई भी काम कर पाते हैं तो जिस क्षेत्र का है उस क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष का तो विशेष योगदान होता है। तो उनके माध्यम से हमने जो है बाबा साहब की एक प्रतिमा वहां पर भी स्थापित की और उस क्षेत्र में भी बाबा साहब को जो है डेहरिया समाज और बाबा साहब को जोड़ने का एक काम किया है। बिल्कुल। और पिछले जो हमारे 14 अप्रैल के कार्यक्रम में है हमने एक विशेष प्लानिंग किया कि बाबा साहब को पहले तो फर्स्ट आप घर तक कैसे पहुंचाएं जी, क्योंकि बाबा साहब को लोग बच्चे अभी जैसे आप तो समझते हैं कि समाज के जो लोग हैं मुख लोग आ जाते हैं घर से, बच्चों को नहीं लेके आ पाते हैं। और तो हमारे घरों में बाबा साहब की जो फोटो है जी वो कैसे पहुंचाएं, तो हमने एक आप सबके सहयोग से, जिसमें आपने देखा होगा कि उसमें भी राजा राम डेहरिया जी, संजय डेहरिया जी, मैं और भी बहुत सारे लोगों ने अजय भाई वगैरह फोटो को डोनेट किया और हमने उसमें उनके नाम का एक स्टिकर लगाया और लगभग जो है हमने इस अभियान में 600 फोटो को घर तक पहुंचाने का काम किया। बिल्कुल, समाज के 600 घर तक समाज की फोटो पहुंचाया और लगभग अभी तक छिंदवाड़ा जिला में 1000 फोटो समिति के माध्यम से, और हमने बीच में भी मतलब इसके कार्यक्रमों के पहले फोटो बांटने का और जो कोई विशेष उपलब्धि में तो हर एक कार्यक्रम में फोटो बाबा साहब की बांटने का हमने काम किया है। क्योंकि मेरा जो मानना था और मेरा जो प्रयास रहा कि हमारी जो समाज के घर हैं उन तक बाबा साहब की फोटो पहुंचे तो जो हमारा बच्चा है वो आने वाली जनरेशन उस चीज को वो है समझे, जान सके कि बाबा साहब जो हैं वो हमारे घर में हैं। तो बच्चों की जिज्ञासा होगी और हम भी जो है हमारे रिश्तेदार आते हैं, क्योंकि डेहरिया समाज एक व्यापक समाज है और सबके घर तक हम फोटो पहुंचाने में सक्षम नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरा तो विश्वास है कि जो 1000 फोटो गई है वो सभी के घरों में लगी है, इक्का दुक्का घरों को छोड़ के। उनने भी बाद में लगा लिया होगा, शुरू में लोगों को हेजिटेशन हुआ कि बाबा साहब की फोटो कैसे हम घर में लगाएं, और अभी तक क्योंकि देवी देवताओं की फोटो होती थी तो लोगों ने घर में स्थान दिया, उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और उससे हमारे समाज में जो है बच्चों में, महिलाओं में और अन्य आसपास के लोग आके देखे तो बाबा साहब की जो है कहीं ना कहीं हमारी जो प्रयास रहा वो सफल रहा। और आप लोग बाबा साहब के मतलब अनुयायी हैं, आप बाबा साहब को मानने लगे हैं, इस चीज के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं समस्त डेहरिया समाज का कि आप लोगों ने बाबा साहब को इन 2 सालों में, लगभग 2 सालों में एक तीव्र गति से हमने जो है आत्मसात कर लिया है। यूं कहें कि बाबा साहब को हमने आत्मसात कर लिया है और हम उनके बारे में अब 5% लगभग कहें कि जानने लगे हैं बाबा साहब को। जी, मैं अगला आपसे प्रश्न और करूंगा कि जो आपदा पीड़ित हमारे समाज के लोग हैं उन तक त्वरित सहायता पहुंचाई जाए, आर्थिक रूप से कहें या समिति उनके पास पहुंचे, और भी राजनीतिक या मेडिकल लाभ या अन्य जो भी ज़रूरत पड़े, इसमें समिति ने काफ़ी अच्छा काम किया है मेरे हिसाब से, मैं ऐसा मानता हूँ। अन्य समितियाँ भी अस्तित्व में हैं, लेकिन इस स्थिति में अन्य समितियाँ अभी तक शुरुआत ही नहीं कर पाई, या की है तो वो सफल उतनी नहीं हो पाई है जितना छिंदवाड़ा की समिति सफल हुई है। जैसे हर्रई का बारगी कांड हुआ था, उसमें भी समिति ने त्वरित मदद की, और भी चांदामेटा में भी एक अपने समाज के परिवार का एक घर बरसात में गिर गया था, उनकी बच्चियों को हेल्प किया। छिंदवाड़ा में भी एक परिवार की हस्बैंड वाइफ दोनों एक्सपायर हो गए थे और लगभग 2 साल तक उनके बच्चियों को, मतलब बालिग बच्चियां नहीं थी उस समय, वो शायद
सबसे बड़ी बच्ची 14 या 15 साल की थी, उनकी 4 बच्चियां थी, बाकी सभी छुट्टी थी। तो उनका खर्च लगभग समिति ने 2 साल तक उनके राशन और दैनिक जीवन में जो उपयोगी चीज़ें उसका खर्च समिति ने उठाया। कुछ और परिवार जो आए जो बीमार हुए, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं इलाज कराने की, तो उसमें भी समिति ने उनका आर्थिक उनको सहयोग किया। तो समिति इसमें कैसे काम करती है कि उनके लिए कुछ त्वरित सहायता पहुंचाई जाए, इसके बारे में जी आप बताइए। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारी जो समिति है, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है आदरणीय ब्रजेश भट्ट जी, उन्होंने 2004 में इसका पंजीयन करवाया था। और हमारी समिति जो है छिंदवाड़ा जिला में जब से अस्तित्व में आई, तो हम लोगों ने समाज को जोड़ने का, समाज की मदद करने का और समाज को सहयोग करने का, क्योंकि हम आर्थिक रूप से इतने सक्षम तो नहीं हैं कि हम किसी समाज के व्यक्ति को एक फंड उपलब्ध करा पाए, तो हम जो है समाज के माध्यम से ही कोई काम कर पाते हैं। तो हमारी समिति के अस्तित्व में आने के बाद से एक निस्वार्थ भाव से, यूँ कहें कि हम समिति में ईमानदारी से काम करते हैं, तो लोगों को हमसे एक आशा होती है कि बिल्कुल विश्वास विश्वास है समिति के अंदर। तो जो पहले काम हुए उसके अलावा मेरे आने के बाद आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को कहीं कोई जरूरत पड़ रही है, मैं आपको 1-2 वाकया बताना चाहूंगा कि हमारे सोनपुर में जिला उपाध्यक्ष हैं, तो उन्होंने एक दिन फोन किया कि करीब 11 बज रहे होंगे, 10-11 बजे रात की कोई डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम आ रही, किसी महिला को आई है। तो मैं स्वयं गया और 12 बजे उनकी स्थिति देखा। ऐसे 1-2 वाकया हुए। तो हम जो है अगर उपलब्ध होते हैं तो तत्काल हमारी समिति के लोग और हम जो है उससे, आप भी गए थे शायद मेरे साथ, तो हम लोगों ने जाके उनको एक विश्वास है कि यार हम मतलब अस्पताल में काम नहीं करा पा रहे हैं, तो हम जो है इनके सहयोग लेके और हम बाकायदा जाते हैं, मतलब उपलब्ध रहे छिंदवाड़ा के अंदर, तो हम ऐसा करते हैं। इसके अलावा भी बीच में अभी एक हर्रई में एक महिला का थ्रेसर में सर फंस के और पूरा बाल उनके उखड़ गए थे, ऐसी बुरी स्थिति में थी वो कि मतलब उनको वो रखना एक कठिन काम हो पा रहा था। तो उसका त्वरित इलाज के लिए हमने जो है समाज के लोगों के माध्यम से हमने चंदा इकट्ठा करने का प्रयास चालू किया और मैंने अपील किया खुद। तो लोगों ने करीब 90,000 रुपए से ज्यादा की जो राशि है वो 2 दिन के अंदर उपलब्ध कराई, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फंड होता नहीं है। पहले चेक देने का एक वो था कि हम समिति का रुपए दे दें, क्योंकि हमारे पास इतनी राशि तो इकट्ठी है नहीं, तो हम समाज के माध्यम से और आप सबके माध्यम से ऐसे आर्थिक मदद करा पाते हैं आप लोगों के सहयोग से। और आपने देखा कि हमने ऐसे 8-10 लोग हैं जिनका हमने त्वरित कलेक्शन करके, और अभी करंट में ही अभी एक अंडोल का हमारा साथी है बेचारा, उसका पैर एक्सीडेंट में कट गया, तो आपने देखा होगा, उसके लिए भी आप सहयोग लोगों ने अभी करंट में सहयोग किए हैं। तो ऐसे और भी लोग हैं जिनको बीच में हमने आर्थिक मदद आपके सहयोग से करा पाए। यानी एक चीज मैंने देखा हूं कि अन्य समितियां ने भी इस मॉडल को फॉलो करने की कोशिश की, उन्होंने भी प्रयास किया कि हम भी कुछ लोगों की हेल्प कर सके, उन्होंने अपील किया, लेकिन उनको उतना अच्छा बेहतर रिजल्ट नहीं मिला। लोग उनके साथ देने उतना, यानी जिस स्तर पर छिंदवाड़ा समिति के लिए लोग एकत्रित हो जाते हैं आपके निवेदन करने पे, जी अन्य समिति के लोगों को लोग उतना विश्वसनीयता के साथ नहीं देखते। तो इसका क्या प्रमुख कारण है जी, क्या समझते हैं? क्योंकि समिति जो है हमारी, वो उसके जो लोग हैं और उनको एक भरोसा है
कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी पारदर्शिता है। और चूंकि अभी तक समिति जब से अस्तित्व में आई है तो आपने सभी ने देखा होगा हमारा बाकायदा चेकों के माध्यम से और खाता, हमारे समिति के 2 खाता, उनके माध्यम से हम लेन देन करते हैं और पूरी ईमानदारी के साथ, चूंकि हम भी उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, पूरी ईमानदारी और मितव्ययिता के साथ हम काम करते हैं और यह चीज समाज को दिखता है। बिल्कुल समाज के लोगों में विश्वास है, क्योंकि हम ऐसा कोई भी काम ऐसा नहीं करते हैं कि जो पर्दे के पीछे वाली बात हो, और हम कम से कम खर्च करके समाज को अधिक से अधिक मैक्सिमम लाभ, यानी मिनिमम खर्च पे मैक्सिमम लाभ समाज को आउटपुट मिल सके, इस चीज का प्रयास करते हैं हम। इसलिए समिति पे पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में यूं कहें कि छिंदवाड़ा समिति का एक विश्वास है छिंदवाड़ा समिति के लोगों पर, कि चूंकि हम जो काम कर रहे हैं वो हम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव, उसमें कहीं कोई पक्षपात वाली ऐसी कोई स्थिति भी नहीं रहती कि हम कोई हमारा परिचित है तो हम उसका जो है उसको लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कई लोगों को तो हम जानते भी नहीं हैं और अगर वो हमसे अपील करते हैं, जैसा कि आपने अभी हम पीड़ित आपदा के अलावा भी देखें कि अभी हमारी एक नीरज डेहरिया जी पर्वतारोही है, तो उनको ऊपर अपना अभियान पूरा करने में कुछ आर्थिक सहयोग की जरूरत थी, तो मैं परिचय भी नहीं था उनसे, परिचित भी नहीं था, तो हमने उनको आर्थिक सहयोग किया जो बन पाया समाज के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, और हमने उसको पूरा किया। ऐसा ही एक मेगा सिवनी की एक बालिका है जी, उसके लिए भी, हाँ, उसके लिए भी उसको शूटिंग में अहमदाबाद में 20,000 रुपए की आर्थिक सहयोग की आवश्यकता थी, तो हमने तत्काल, मेरे संज्ञान में यह जानकारी आई तो मैंने तत्काल उसको जो है स्वयं भी, सबसे पहले तो मैं स्वयं ही करता हूँ सहयोग, तो शुरुआत तो स्वयं भी सहयोग देके और उसको हमने 20,000 की आवश्यकता थी तो 22-24,000 रुपए हमने उसके फंड पे तत्काल अवेलेबल कराए, और वो गई भी बिटिया हमारी, वो अहमदाबाद गई और वहां से उसने क्वालिफाई करके आई, शायद आगे भी उसका कुछ चल रहा था। तो ऐसी जो आपदा पे हम, और आवश्यकता जो जिनाइन है, क्योंकि लोग उसको फिर ऐसा ना समझने लगे कि यार समाज तो मदद करने ही बैठा, तो फिर मतलब जो लाभार्थी है, जो मतलब जिसको ज्यादा आवश्यकता है, जो जिनाइन है, कहने का मतलब जो बिल्कुल उसको आवश्यकता, सही में आवश्यकता है, सही में आवश्यकता उसको ही मिल पाए, तो इसलिए हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि वाकई वो उस आवश्यकता को लेने के लिए मतलब जो ले रहा है, क्योंकि लोग उसको फिर गलत तरीके से मिसयूज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमारे जो बलराम डेहरिया जी थे बेचारे, उसमें एक्सपायर हो गए, हमारे साथी रहे, तो उनके बच्चों को भी कुछ आर्थिक लाभ उसकी जरूरत थी, स्कूल, हाँ, फीस नहीं मिल पा रही थी, तो हमने समिति के माध्यम से उनको 10,000 रुपए दिया। तो ऐसा हम पहले पता करते हैं कि जो व्यक्ति हमसे लाभ मांग रहा है वो वाकई उस परिस्थिति में लाभ लेने के लायक है, मतलब लाभ देने योग्य है या नहीं, या फिर आप उस दायरे में ही नहीं आते हैं। तो हमें मतलब वास्तविकता की जानकारी लेके कि हमें उसको लाभ देना जो है जरूरी है, और वो हमारे लाभ के मदद सही व्यक्ति तक पहुंचाएं, इस चीज का प्रयास करते हैं जी। बहुत बढ़िया। मैं अगला प्रश्न राजनीति के ऊपर से आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि अपने संसाधनों को शिक्षा और राजनीति पर खर्च करो, तो शिक्षा पर तो हम कर रहे हैं, समाज ने शिक्षा का महत्व समझा है और शिक्षा पर प्रत्येक परिवार खर्च भी कर रहा है, उसके प्रति जागरूक भी है, लेकिन राजनीति के प्रति हम बहुत कम जागरूक हैं। राजनीति से हम दूर भागते हैं कि यार ये हमारा काम नहीं है, ये तो खराब लोगों का काम है। समाज के अच्छे लोग राजनीति पर खुलकर नहीं आते या खुलकर बात नहीं करते या अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करते। समिति ने, मैं देखा हूं कि समिति ने इस पर अब सोचना भी शुरू किया है और काम भी करना शुरू किया है। आदरणीय शिवनारायण डेहरिया जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी। उन्होंने दोनों जो स्थापित राजनीतिक दल है बीजेपी और कांग्रेस, उनके प्रतिनिधियों को अपने कार्यक्रमों में बुलाना शुरू किया, उनसे भवन हेतु आर्थिक सहयोग भी लिया, तालमेल दोनों से अच्छा बनाए रखा और आपने भी इस शुरुआत को आगे बढ़ाया जी। तो राजनीतिक परिदृश्य के लहजे से आपके विचार, आपकी समिति के कार्य के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी जी,
बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो है समिति में 1998 से इस समिति के उसमें जुड़ा हुआ हूँ। समाज की जो समितियां हैं उनमें, और हम निस्वार्थ रूप से हमारे सामाजिक विकास के लिए कार्य करते चले आ रहे हैं। और मैं हमेशा सक्रिय रहा, ऐसा नहीं कि कभी कोई लाभ लेने के लिए समिति में आए और चले गए। आप चूंकि अभी जानते हैं कि 2021 के पहले मुझे समाज का बहुत गिना चुना व्यक्ति जानता था। चूंकि मैं कोषाध्यक्ष भी रहा तो बहुत कम लोगों को इस चीज़ की जानकारी थी। क्योंकि मैं पीछे रह के और कार्य करने में अपना विश्वास रखता हूं कि समाज को हम आर्थिक लाभ और राजनीतिक लाभ कैसे पहुंचा पाएं। तो जैसे ही मैं अध्यक्ष बना तो मेरा जो विशेष प्रयास था, क्योंकि हम विगत 20 सालों से परासिया विधानसभा को लेकर हमारे समाज के लोगों में एक वो उत्सुकता थी कि हमारे समाज का व्यक्ति उस जगह पे जाए। तो मेरे दिमाग पे चूंकि मैं पहले भी समिति की बैठकों में बिल्कुल प्रॉपर ढंग से और हमेशा उपस्थित रहता था, तो लोगों में विशेष यही था, एक भवन बनाने को लेके बहुत उत्सुकता रही हमेशा समाज के लोगों में, और दूसरा परासिया विधानसभा को लेकर उत्सुकता रही। तो कहीं ना कहीं एक काम तो पूरा हो चुका था, है ना। और तीसरा जो काम मैंने आपको जैसे कि अभी बताया कि हम बाबा साहब को कैसे समाज के लोगों तक पहुंचा पाएं, उसके लिए हमने काम किया। और समाज के लोगों को जो त्वरित सहायता है या कहें तो आप वो भी मैंने बताया आपको। और एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमारी समिति ने, समाज के लोगों में एक विश्वास समिति के प्रति, या हमारे साथ कोई खड़ा हुआ है, क्योंकि हर आदमी का बैक सपोर्ट नहीं होता ना, तो समाज एक बैक सपोर्ट के रूप में खड़ा हुआ है। इस चीज को हमने बिल्कुल स्थापित करने का काम किया है। राजनीति के क्षेत्र में क्योंकि हमारी ये चीजें तो पहले से ही हमारे विचार में और मन में चल रही है समाज के लोगों में, तो मैं आया तो उसके बाद मैंने विशेष वही आपसे अभी जैसे पूर्व में चर्चा की थी कि हमने छिंदवाड़ा जिला में राजनीतिक गलियारों में या कहे राजनीतिक जो परिदृश्य है और दूसरा जो सामाजिक छिंदवाड़ा का परिदृश्य है उसमें स्थापित करने के लिए हमने करीब 50,000 रुपया उस बाबा साहब के कार्यक्रम में, बाबा साहब प्लस हमारा राजनीतिक जो है या हमारा जो सामाजिक कद है उसको बढ़ाने के लिए हमने फ्लैक्स और प्रचार प्रसार और यूं के माध्यम से हमने किया, ताकि लोगों को यह लगे कि नहीं, डेहरिया समाज एक मजबूत समाज है और जिसको हम अवसर दे सकते हैं। क्योंकि ये भी एक स्ट्रेटजी होती है कि हमारे समाज को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि जो सोशल मीडिया का जमाना, आप सोचें कि आपके घर कोई आएगा और आपको मदद करेगा, ऐसा नहीं होता है, हमें समाज पे स्थापित करना पड़ा। तो हमने इसके पहले भी, मैं जब से आया तो मैंने विशेष प्रयास रहा कि क्योंकि हम दोनों पार्टी के वो करते हैं, सम्मान करते हैं, दोनों पार्टी में हमारे लोग हैं और सबको फायदा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक पार्टी है तो वो उसके व्यक्ति को फायदा करें, आप दूसरे को ना करें। तो मैं वैसे भी एकदम पारदर्शिता और बिल्कुल समदर्शी भाव से सभी को देखता हूँ। तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जितने भी कार्यक्रम आपने देखा होगा तो उसमें कांग्रेस के लोग रहे तो बीजेपी के भी लोग रहे, और बराबर सबको ऐसा तवज्जो दिया गया, किसी को बैलेंस बना के रखा गया कि किसी को ऐसा प्रमोट करने की कोशिश नहीं की कि हम किसी पार्टी को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज के लोग दोनों तरफ हैं। और जब हमारे समाज के अभी बीच में आपने हाल में देखा होगा ग्राम पंचायत चुनाव आए, पहले जनपद के चुनाव आए, तो हमने हमारे जो समाज के लोग हैं वो जहां जहां भी पता लगा उनको मोटिवेट भी किया कि समाज के लोगों को आप सपोर्ट करिए जहां पर भी हैं। और हमने समिति के माध्यम से भी, आपने देखा होगा अभी जिला पंचायत चुनाव में हमारे जनपद सदस्य के रूप में जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत सदस्य राहुल 8 नंबर जो है हमारा शिवपुरी से, तो एक राहुल डेहरिया जी वहां पे प्रत्याशी, जिनको मैं नहीं जानता था। जब मुझे जानकारी लगी और मैंने राजनीतिक लोगों से चर्चा किया कि यार हमारे समाज को इसमें सपोर्ट मिलना चाहिए, हमारे समाज के लोगों से चर्चा किया, और हमने फिर करीब वहाँ 7 प्रत्याशी खड़े थे। तो खड़े होने के पहले ही, मतलब हमने दरमियान उनसे फॉर्म वापसी के पहले ही उनसे संपर्क किया कौन कौन खड़े हो रहे हैं, और उनसे काफ़ी कोशिश की हमने, जिसके लिए 3-4 मीटिंग हमारे जो है बुद्धिजीवी लोगों के माध्यम से मैंने घर में ही आयोजित करके उनसे कंसल्ट किया कि यार उसमें से कुछ लोग जो है हमारा फॉर्म विड्रा कर ले। समाज का सिर्फ एक प्रत्याशी रहे तो उसको लाभ के लिए। और फिर हमने जो है इसके लिए फिर भी हमने पूरी कोशिश की, किंतु समाज के लोग कुछ नहीं माने। जो लोग ऐसे भी खड़े हो गए जिनका कोई उद्देश्य ही नहीं था, कुल मिला के समाज के लोगों को हराना ही उद्देश्य रहता लोगों का, कुछ इस टाइप के। फिर हमने समाज के लोगों को जो है
हमने पूरे उसके प्रचार प्रसार के लिए भी लोगों समिति को ने काम किया। पूरे लोगों को हमने इकट्ठा किया जो खड़े हुए थे, उनसे संपर्क किया और हमने एक कोशिश की कि उसमें से एक व्यक्ति का हम सपोर्ट कर पाए। तो हमने कुछ मापदंडों के आधार पर और 8-10 लोगों के उसमें पैनल में हमने कोशिश करी और राहुल डेहरिया को पाया कि उसमें राहुल डेहरिया जो है योग्य व्यक्ति है ना, और जो जीत सकता है। तो उसके लिए हमारी समिति ने, महिलाओं की समिति ने यहाँ से जाके बाकायदा पूरा प्रचार प्रसार किया, महिला समिति, बुजुर्ग समिति के माध्यम से, और पूरा उनको सपोर्ट राहुल भाई को दिया और वो लगभग अच्छे मत लेके आए। चूंकि शायद तीसरे नंबर पर, जी तीसरे नंबर, बिना पार्टी के सपोर्ट से, मतलब कोई पार्टीगत सपोर्ट उसमें ना कांग्रेस का था, ना बीजेपी का, ना गोंडवाना का। तो वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा टक्कर दिया और समाज के लोगों ने उनका पूरा सपोर्ट किया। ऐसे ही हमारे जो है उसी दरमियान उसके बाद पार्षद का चुनाव जब आया तो हमने दम हुआ कि एक सामाजिक व्यक्ति को ऐसी आवश्यकता महसूस ही, उनको लगा कि यार समिति का सपोर्ट हमें चाहिए, तो हम उसमें भी समिति गई और उसका प्रचार प्रसार किया उनने। और जो भी हमारे जैसे राजेश डेहरिया जी हैं न्यूटन में, उनकी श्रीमती खड़ी हुई थी तो उनको भी सपोर्ट किया, समिति गई। और भी अभी आप देखेंगे बड़कुई जो है नगर परिषद में अध्यक्ष हैं हमारे भारत डेहरिया जी, उनके चुनाव में भी वरिष्ठ लोग गए और उनको सामाजिक तौर से उनका भी सहयोग किया। इसी प्रकार हमारे छिंदवाड़ा के जब नगर निगम चुनाव आए तो पार्षद के लिए लोकेश डेहरिया जी यहाँ पर खड़े हुए थे। तो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से समाज का, छिंदवाड़ा का जो है हर वर्ग का तबका ना, उसका भरपूर सहयोग किया। और आपने देखा कि हमने लोकेश डेहरिया जी को उसमें जो है सफलता पाई। लोकेश डेहरिया जी जीते भी लोकेश डेहरिया जी। इसके बाद विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए तो आपने देखा होगा कि हम दोनों पार्टी से, क्योंकि हम 20 सालों से विधानसभा परासिया के लिए टिकट मांग रहे थे और टिकट नहीं मिल पा रही थी। लोग क्या है कि अपने अपने स्तर से मैं भी विधायक बनूंगा, मैं भी विधायक, महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, सबका अपना वो होता है। तो सभी पार्टियों से अलग अलग लोगों ने जो है अपना प्रत्याशी होना के लिए प्रयास किया और टिकट के लिए। तो मेरा विशेष ये प्रयास रहा कि चूंकि किसी न किसी व्यक्ति को इस चीज में सफलता मिलना चाहिए, और चूंकि मैं पूरी दोनों पार्टियों में बराबर बैलेंस बना के रखा हुआ था और दोनों पार्टियों से हमने पहले ही प्रयास जारी 14 अप्रैल के कार्यक्रम में ही मैंने इस चीज का वो किया था कि हमें दोनों पार्टी के माध्यम से टिकट चाहिए और प्रयास किया दोनों पार्टी के लिए, दोनों पार्टी से टिकट के लिए हमने। तो कभी ऐसा वो नहीं रहा कि हमें एक पार्टी से चाहिए और एक पार्टी से नहीं चाहिए। हमारे जिस भी पार्टी से किसी एक प्रत्याशी का सपोर्ट भी नहीं किए, हाँ, कि भाई इसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए चाहिए। तो आपने देखा होगा हाल ही में, आप ये नहीं कह सकते कि हमने किसी व्यक्ति विशेष का सपोर्ट किया। तो मेरा यही रहा कि समाज के किसी व्यक्ति से, मेरी जब भी यानी पार्टी जिसको योग्य समझे उसे टिकट दे सकती है, लेकिन समाज के व्यक्ति को मिलना चाहिए। क्योंकि अभी तक पिछले टाइम में हमारे साथ यही होता था कि लोग मतलब अपना वो खेमे बंदी शुरू कर देते थे कि नहीं इसको मिलना चाहिए तो उसको ही मिलना चाहिए, तो दूसरा आदमी जो है, तो इस चीज का राजनीतिक पार्टियों ने फायदा उठाया था कि यार इन लोग तो आपस में बटे हुए एकजुट नहीं दिख रहे। इस बार समिति ने और जो किया वो पूरी एकजुटता नजर आई, पूरे समाज के लोगों को भी लगा, क्योंकि हमने कहीं भी उसमें किसी व्यक्ति को ऐसा इंगित नहीं किया कि इस व्यक्ति को आप टिकट दे दीजिए, क्योंकि हमने समाज को आगे रखा। मेरा जब भी किसी राजनीतिक दल के लोगों से वो हुआ तो मैंने हमेशा समाज को, लोगों ने जानना चाहा कि किस व्यक्ति के लिए आप टिकट मांगना चाह रहे हैं, तो हमने हमेशा समाज के नाम पे ही टिकट मांगा कि डेहरिया समाज के आप किसी व्यक्ति को। और मेरा विशेष ये रहा, मैंने जब भी चर्चा की कि मेरे को छोड़ के आप जिस भी व्यक्ति को योग्य समझते हैं आप उनको टिकट दे दीजिए, समाज पूरा उनके साथ रहेगा। और आपने देखा होगा कि हम जो है बीजेपी से टिकट मांगने के लिए मुख्यमंत्री जी आए तो हम रोड पे खड़े हुए, वहां कहीं कांग्रेस बीजेपी नहीं देखा हमने। सुनीता जो हमारी बमनिया जी हैं और भी हमारे जो कांग्रेस के लोग भी हैं वहां खड़े रहे टिकट मांगने के लिए। और सीएम जो शिवराज सिंह जी चौहान है उन्होंने इस चीज को देखा और वो नीचे उतर के आए गाड़ी से और उन्होंने हमारी बाकायदा फाइल लिया। तो मैंने उसमें करीब 1000 लोगों के जो है हमारे हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हस्ताक्षर लेके और उनको यह आवेदन किया कि डेहरिया समाज के व्यक्ति को टिकट दिया जाए।
उसके बाद फिर मैं पर्सनली भी उनसे, दूसरे लोगों से, उनके जो है पार्टी के, उनसे मिला और उनको इस चीज़ के लिए आश्वस्त कराया कि पार्टी अगर हमें टिकट देती है तो पार्टी जो है आश्वस्त रहे कि हम पूरा समाज उनका सहयोग करेगा। और आपने देखा कि हाल ही में हमें जो है इन सब प्रयासों के माध्यम से एक पार्टी ने हम पे भरोसा जताया और ज्योति डहरिया जी को टिकट मिली। तो इस टिकट मिलने के बाद भी हमारा पूरा समाज जो है एकजुट होके और उनके प्रचार अभियान में लगा रहा। हमारे बुजुर्ग टीम जो है छिंदवाड़ा से और महिलाएं भी गईं और पूरा प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाला। चूंकि परासिया के वोटर हैं, परासिया के, तो परासिया की जो टीम है जिसमें हमारे ब्लॉक अध्यक्ष मनमोहन डहरिया जी की पूरी टीम रही और उनके लोगों ने पूरा खुल के इस चीज के लिए प्रयास किया कि प्रचार प्रसार किया और कि ज्योति डहरिया जी हमारी विजयी हों। और आपने देखा कि हम बहुत ही कम मंत्रों से, कम ही मतों से, मतलब 1700-1800 कुछ मतों से जी पीछे रह गए। 1792 कुल मत टोटल माना तो 2100 कुछ मत से हम जो है उसमें पीछे रह गए। चूंकि एक राजनीतिक जो माहौल था छिंदवाड़ा जिला का, शायद उस वजह से कमलनाथ जी को सीएम के रूप में देखना चाहता था। बिल्कुल इसलिए शायद प्रत्याशियों को उन्होंने प्राथमिकता न देते सीएम के नाम पे दिया। जी और कुछ और कारण भी नजर आए कि जी शायद पार्टी के कुछ लोग भी नहीं चाह रहे थे कि, मतलब जो आप देखें कि वहां पे एक तो 2-3 पार्टियां दल बन चुके थे, विरोधी दल कह सकते हैं। एक तो आप देखें कि वहां पे परासिया में सामने जो हमारे सामने खड़े हुए थे वो 10 साल के विधायक रहे हुए हैं, उनकी एक अलग पकड़ थी। दूसरा वहां पर जो पार्टी के पुराने जो दावेदार विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको टिकट नहीं मिली थी तो उनका एक अलग खेमेबंदी था। और सामने सीएम फेस होना कमलनाथ जी के, उसके बाद भी इतने कम अंतरों से हारना, बहुत कम, जो कि छिंदवाड़ा जिला में सबसे कम वोटों से पराजित होना, एक डहरिया समाज की कहीं ना कहीं दमदारी और डहरिया समाज का जो सहयोग है, लोगों ने साथ दिया, तब हम इतने कम अंतरों से वो रहे। चूंकि हमारे पास आर्थिक संसाधन भी कम थे। आप देखें कि आर्थिक संसाधन नहीं के बराबर थे हमारे, जो तुलना करें दूसरे लोगों के सामने तो आर्थिक संसाधन बहुत नहीं के बराबर होने, और फिर इसके अलावा भी हमें मात्र जो है इस चुनाव को लड़ने के लिए यूं कहें 2 महीने का समय मिला था। अगर बहुत पहले से भी हम डिक्लेयर्ड होते तो हम एक शानदार प्रदर्शन कर पाते। तो मैं समाज के सभी लोगों को, और चूंकि इसमें कहीं कोई समितिगत या कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं रहा, समाज के प्रत्येक वर्ग ने, प्रत्येक आदमी ने और इस अभियान में आकर अपना पूर्ण योगदान दिया, और उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज के लोगों से मैं इस माध्यम से अपील भी करना चाहूँगी, भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो कि अगर हमारा समाज का कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसके पैरेलल खड़े हो जाएं। ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। समाज के किसी एक व्यक्ति को आर्थिक लाभ मिले, इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक लाभ, राजनीतिक लाभ, सामाजिक लाभ, क्योंकि हम 2 लोग एक साथ सब नहीं ले सकते हैं। आर्थिक लाभ या राजनीतिक लाभ, वोट बढ़ जाता है और हमारा ही नुकसान होगा। और आप ये समझे कि यूं समझे कि जो हमारे साथ में सामाजिक लोग खड़े हो गए, उनको भविष्य में हमेशा लोग इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि यार इन लोग ना होते तो हमारे समाज का कैंडिडेट जीतता। तो इस बात का कुल मिलाकर समिति को समाज का वोट बैंक मजबूत हो जी, उसके लिए कुछ काम मुझे लगता है कि करना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी तक हमने जो प्रयास किया है वो ना काफी है। यूं कहें कि पिछले 70 सालों से हम सिर्फ दूसरों को वोट देते आए हैं। जी। अब अपने समाज के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए हम अपने वोट का उपयोग करें, इस भावना को अपने समाज के लोगों में स्थापित करना, ये एक बड़ी चुनौती समिति की रहेगी। जी बिल्कुल। यह समिति इसके लिए काम करे तो आगे हमें अच्छे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। जी नहीं, अभी जैसा कि आपने देखा भी कि समिति ने पूरा सहयोग किया है, और हम इसीलिए जो है हम सामाजिक लोगों से ज़्यादा लोगों से संपर्क करने और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों को यह समझ में आए कि किसी न किसी व्यक्ति का आपस में गुटबाजी लड़ाई के चक्कर में जो है
या समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हम इसी क्षेत्र में प्रयास करते हैं और बैलेंस, यूं कहें कि सबको सामंजस्य और समन्वय बना के इस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो लोगों में जो जागरूकता तो आ रही है, थोड़ा और अभी प्रयास करने की वोट के जरूरत है। प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि हम समाज के प्रति जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि हम वोटर ना बने, हम जो है खुद एक निर्णायक वो समाज बने कि हम जिस दिशा में हमारा वोट जाएगा तो हमारी एक राजनीतिक पकड़ होगी, हमारे लोगों को, सभी लोगों को फायदा मिलेगा। क्योंकि आप यूं देखें कि अगर अभी ज्योति डेरिया जी जीत जाती तो इसकी चर्चा इंडिया लेवल पे होती, बिल्कुल प्रदेश लेवल पे ना, इंडिया लेवल पे का जो दमदारी है वो दिखता तो है, थोड़ा सा दमदार तरीके और अभी से स्थापित होता आगे जी, इसमें भी हम काफी हद तक सफल रहे। और चूंकि देखें तो सबसे कम अंतरों से हमारी हार हुई है और कहीं ना कहीं डेहरिया समाज की एक दमदारी इस चुनाव के माध्यम से प्रदर्शित हुई है। बहुत बढ़िया जी। मैं आपसे अगला प्रश्न व्यक्तिगत रूप से पूछना चाहूंगा कि अध्यक्ष बनने से पहले और अध्यक्ष बनने के बाद क्या आपके अंदर व्यक्तिगत रूप से चेंजेस आए हैं, या कुछ ऐसा गुण, विशेष गुण आपके अंदर डेवलप हुए जो पहले नहीं थे अब हो चुके हैं? क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल। अध्यक्ष एक बहुत ही जिम्मेदार पद होता है, क्योंकि समिति से पहले भी जुड़े रहे तो हमें इस चीज की जानकारी रही है। तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष बनने के बाद एक तो आप समझें कि थोड़ा सा व्यस्तता बढ़ जाती है, सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं और जो समान रूप से आप समाज के जो व्यक्ति हैं उनके लिए एक अच्छा कर पाएं, इस चीज के लिए जो आपके अंदर सोच होना चाहिए वो विकसित हुई कि मैं समाज के मैक्सिमम लोगों को कैसे बिना किसी भेदभाव के और सहयोग कर पाऊँ, समाज को विकसित कर पाऊँ। इस चीज के लिए विशेष तो एक तो समय की भी एक बड़ी वो उपलब्धता की कमी होती है कि सामाजिक जो है, फिर आर्थिक संसाधन है, तो इस क्षेत्र में भी जो है चिंता लगी रहती है कि कैसे हम जो है हमारे लोगों को, मैक्सिमम लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचा पाएं। और जब से मैं अध्यक्ष बना हूं तब से आपने देखा होगा कि मैं कभी मंच पे मतलब कोषाध्यक्ष होते हुए भी 5 साल लगातार कोषाध्यक्ष रहा शिव नारायण जी के साथ, मगर कभी मंच पे नहीं, क्योंकि मैं एक अच्छा कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता था, करता हूं अभी भी। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे काम मैं खुद ही करने में कभी संकोच नहीं करता, क्योंकि हम उस देश में हैं जहाँ गांधी जी और बाबा साहब और चंद्र बोस जैसे लोग हुए जो समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे, तो हमें भी समाज सेवा करना चाहिए, और वो चाहे शारीरिक हो, आर्थिक हो या मानसिक हो। तो अध्यक्ष बनने के बाद एक तो यह थोड़ा आया कि मुझे बोलना नहीं आता था, मंच पे भाषणबाजी कभी किया नहीं, तो अब मैं एक अच्छे ढंग से संतुलित बोल पाता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी चीज के कॉन्फिडेंस लेवल आपका डेवलप हो जाता है, जो कि हुआ थोड़ा, हालांकि मैं निडर पहले से रहा हूँ, मतलब मगर कभी ऐसा किसी के सामने अपनी बात को दमदार तरीके से रखना अभी इस गुण का थोड़ा सा डेवलप हुआ कि मतलब अपनी बात जो है राजनीति के स्तर पे एक अच्छी दमदारी से रखा, और यूं कहें कि एक ऐसे ढंग से रखा, मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिला। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्योति डेहरिया जी के जो चुनाव के पहले में समाज के उसके लिए बीजेपी के यहाँ के जो पर्यवेक्षक थे उनके समक्ष मैंने रखा अपना, तो बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल से उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया कि जैसा कि आपके बोले कांग्रेस पार्टी से भी आपके यहाँ समाज के लोग उम्मीदवारी जता रहे हैं, अगर उनको टिकट मिल जाती तो आप कैसा करोगे? तो मैंने उनको बड़े उससे कहा कि देखिए आपका तो वोट बैंक जो है, वोट शेयर हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ ज्यादा है, अगर आप बीजेपी सपोर्ट करती है, बीजेपी देती है टिकट हमको, तो हमारा जो कुछ वोट बैंक है आपको वैसे ही शिफ्ट हो जाएगा, और चूंकि अगर नहीं मिली तो आप हमारा पूरा समाज का वोट बैंक आपको खाते में जाएगा। तो और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, तो कहीं ना कहीं जो मेरी उनको समझाने की कि एक वो कैपेसिटी के उससे उनको विश्वास आया कि नहीं आप सही बोल रहे हैं कि हमारा वोट शेयर बढ़ेगा, और उस चीज को उन्होंने माना, एक्सेप्ट किया, और शायद उन्होंने ऊपर बोला होगा, तब हमारी जो टिकट फाइनल हुई। और दूसरी चीजें जो है कि अध्यक्ष बनने के बाद एक दायरा जो होता है कि हम बड़े दायरे पे सोचने लगते हैं कि हमें जो है अपने अकेले का ना, मेरे खुद के अंदर ऐसा डेवलपमेंट आया कि मैं जो सोचता हूँ कि समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं
हमारे समाज के लाभ लोग मिले। तरक्की कर पाए, बिल्कुल। है ना। तो एक ये दायरा भी बढ़ता आपका, तो ये सारी इसी चीजें। प्रश्न पर मैं एक और चीज जोड़ना चाहूँगा, इसी से मिलता जुलता, कि चूंकि अध्यक्षीय कार्यकाल एक सीमित दायरा आप कह सकते हैं, आपका 2 साल हो चुका है जी और 1 साल का कार्यकाल और बचा है, जी तो ऐसा क्या विशेष आप देना चाहते हैं, यानी चूंकि आप एक मौका कहिए इसको, जी कि आपको एक मौका मिला है कि आपके माध्यम से समाज के अधिकतर लोगों को कुछ ना कुछ फायदा मिले, और उस मौके का आपको फायदा उठाना है कि आपके अध्यक्ष रहते हुए आप कुछ ना कुछ अपना योगदान, आप अपनी छाप छोड़ जाएं। जी। तो क्या आपके मन में कुछ ऐसा है जो जिसे आप करना चाहते हैं और अभी तक नहीं कर पाए? कुछ ऐसा है कि आप जी कुछ ख्वाहिश जी आपकी है कि मैं कर जी, सकूं ये चीज मेरे बिल्कुल। अध्यक्ष जी रहते हुए? बिल्कुल, जैसा आपने देखा कि अभी जो है, मैंने अभी जैसे आपने बताया भी कि एक तो हम बाबा साहब को प्रतिस्थापित करने समाज जनमानस तक सफल रहे, बिल्कुल। और ये एक बड़ी उपलब्धि है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको इजीली अब एक्सेप्ट करते चली जाएगी। दूसरा, 20 साल में जो हम नहीं कर पाए थे कि हम टिकट नहीं ले पाए थे, वो भी कहीं ना कहीं मेरे कार्यकाल का विशेष वो रहा, बिल्कुल। है ना। जीत नहीं पाए एक कि पार्षद अलग टिकट वजह भी है ना, लिए, है ना। विधानसभा पार्षद टिकट भी हासिल हमने किए। दमदारी से उनको कन्वेंस करा के ले पाए, ये भी एक वो रहा। और एक और मेरे मन में अभी थोड़ा सा वो विचार है कि हम जो अभी भवन जो है उसको पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारा ग्राउंड फ्लोर का लेवल हुआ है। और मेरा अभी अभी नेक्स्ट विजन यही है कि हमारा जो ऊपर का टॉप लेवल है उसमें हमको 10 कमरे की जगह है, और पूरा जो है 2 फ्लोर का हम भवन बनाना चाहते हैं। क्योंकि अभी जैसे किसी को सामाजिक कार्यक्रम करना है, शादियों में कमरे की आवश्यकता होती है, तो मेरा ये अपील भी है अभी सब लोगों से, आप जिन तक ये मैसेज पहुंच पाएगा, कि हम जो है उसको सपोर्ट, आर्थिक सहयोग करें, और हम एक स्टोरी और बना पाएं। क्योंकि हमारे पास समाज में ऐसे लोग भी हैं बड़े बड़े जो इजीली इतना रुपए खर्च कर सकते हैं। तो साज सज्जा पे एक विशेष करने का मेरा प्रयास है, और आगे के अभी चरण में हमें इस पे बिल्कुल फोकस करने जा रहा हूं। तो आप सभी लोगों से ये रहेगा, ऊपर हमको सेकंड फ्लोर में भवन, चूंकि 10 वहां पे कमरे निकाल सकते हैं, ऐसा उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो हम अपील करता हूं मैं कि कम से कम 10 लोग, या 10 नहीं तो 20 हो सकते हैं, 20 लोग मिलके, या 10 लोग एक इंडिविजुअल देना चाहे तो अपना अपना, हाँ, एक कमरा, अपने नाम से एक कमरा बना सके, एक कमरा बना सके, यही हमारा टारगेट है। कि तो आप लोग जो है करीब उसमें 1-1.25 लाख रुपए की कास्टिंग मिनिमम आप एक कमरे में होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इतना सहयोग करें, और वो कमरा आपके नाम से ही वो होगा, कमरे का नाम ही रखा जाएगा। जैसे आपके पिताजी का नाम रखाना चाहें, आप माता जी का नाम रखना चाहें, और उनपे कमरे के मुख्य द्वार पे जो गेट होगा, मतलब डोर होगा, उसके ऊपर उनकी एक ग्रेनाइट पे उकेरी हुई उनकी पिक्चर, और फिर नीचे नाम, मतलब फोटो और एक नाम लिखा रहेगा कि इस कमरे का नाम जे इनकी स्मृति पे है। और एक शानदार फोटो आपके वहां पे कमरे के अंदर रहेगी, ऊपर लगी हुई, वो कलर्ड फोटो होगी जो कमरे के अंदर रहेगी, और वो हमेशा रहेगा कि आपके पिताजी, माताजी या किसी परिजन के नाम पे वो कमरा है। तो इस चीज के लिए मैं अब हाल ही में, अब चूंकि आपने इस चीज को मुद्दा को उठाया, तो मैं यहीं से आपके माध्यम से इस पूरी समाज से अपील करना चाहता हूं कि 10 लोग ऐसे आए जो 1.25 लाख करीब रुपया खर्च आएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई गांव आए, जैसे डेहरिया समाज का बाहुल्य गांव है, तो वो लोग कलेक्शन करके 1-1.5 लाख रुपए की राशि हमको प्रोवाइड कराएं, और हम उसको कर पाए, तो हमारा भवन जो है मतलब पूर्ण उपयोगी हो जाएगा। क्योंकि अभी कमरे कम हैं, इसलिए हम उसको पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और सामने भी थोड़ा डेवलपमेंट की आवश्यकता है। तो ये डेवलपमेंट जो है अगला चरण हमारा इसी पे होगा, और मैं यहीं से भी अपील कर रहा हूँ आप सबसे कि जी करें काम। और समाज के जो लोग अभी तक भवन में सहयोग नहीं कर पाए, उनसे भी मेरी अपील रहेगी, क्योंकि भवन जो है हमारा एक यूं कहें कि मंदिर है डेहरिया समाज का, बाबा साहब भी वहाँ बसते हैं, तो हमारे लिए मंदिर है वो। तो उस मंदिर में आप अपना थोड़ा सा जो योगदान दे सकते हैं, आप सक्षम है डेहरिया समाज के लोग, तो उन तक भी मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। आप
चूँकि मैंने पिछली बार रसीद प्रिंट करवा लिया था कि समाज के लोगों तक जाएं और उनसे कलेक्शन लें। मेरा ये सोचना है कि समाज का व्यक्ति भले ही वो 500 रुपया दे, 1000 दे, या जो भी मिनिमम राशि वो अफोर्ड कर सकता है वो दे, और प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी हो, बिल्कुल। ताकि हम वो भवन को और भव्य बना पाएं। तो मेरी यही अपील रहेगी आपसे कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद मुझसे संपर्क करें, आप क्या योगदान दे पा रहे हैं। क्योंकि जैसे कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया है, हमें भी समाज के लिए करना चाहिए, और हमारे पास सक्षम हैं हम लोग। बिल्कुल। क्योंकि मैं इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि बाबा साहब ने समाज के लोगों से एक अपील भी किया था कि यदि आपको अपने समाज को आगे बढ़ाना है, अब चूंकि हमारा समाज बहुत पहले से पिछड़ा रहा है, ये कह सकते हैं कि वंचित वर्ग रहा है, अब समाज को मुख्य धारा में लेकर आना है धीरे धीरे। तो एक पूरा हमारे पास साधन संपन्न तो हम हैं नहीं, हमको धीरे धीरे समाज को आगे लाना है। हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा। जी जी। समाज, बाबा साहब ने अपील किया था कि जो नौकरी पेशा वर्ग है, चूंकि आज हमारे पास जो नौकरी भी है बाबा साहब की ही देन है, तो हम यही समझ लें कि जिन महापुरुष के कारण हमें नौकरी मिली उनकी बात हम मान रहे हैं, उनकी बात हम रख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि नौकरी पेशा वर्ग अपने वेतन का 5/20वां हिस्सा, शायद 5% समाज को डोनेट करे, सामाजिक समितियों को डोनेट करे, ताकि समाज के अन्य लोग भी अपना कुछ ना कुछ विकास कर सके, लोगों को, जरूरतमंद लोगों को हम मुख्य धारा में ला सकें। बिल्कुल बिल्कुल। समिति ने इसमें प्रयास थोड़ा सा किया भी था कि मानसिक अंशदान की एक प्लानिंग किया, उसमें काफी लोग जुड़े भी जी। इसको भी आगे बढ़ाने के लिए इसमें क्या समिति या आप इसमें और क्या आपकी प्लानिंग है, आप क्या कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा ही है कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया, और बाबा साहब ने कहा था कि सोच थी उनकी कि समाज का जो व्यक्ति संपन्न हो चुका है वो बाकी लोगों की मदद करे। तो हमारा जो पिछड़ा समाज है और पिछड़े लोग हैं वो भी थोड़ा सा आगे आएंगे, तो इसके लिए हमें आर्थिक सहयोग भी देना चाहिए। और अभी जो समाज में समिति में लोग हैं जो मासिक रूप से हमें सहयोग भी करते हैं, और उसका उपयोग आपने देखा ही है कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ और ईमानदारी के साथ अकाउंट के माध्यम से संचालित करते हुए और कर रहे हैं उसका उपयोग। तो समाज में कुछ लोग हैं जो अभी 5% तो नहीं, 1% फिर भी दे रहा है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल है, कि 1% राशि जो हमारी तनख्वाह की है, तो 1% राशि भी पर्याप्त होती है कि आप 1% राशि समाज के नाम पे तो दे सकते हैं। क्योंकि आप हर आदमी कुछ काम करने के लिए सक्षम नहीं होता है, कि उसके पास, किसी के पास समय उपलब्ध नहीं है, किसी के पास कोई जो आर्थिक सहायता लेना चाहता है वो आदमी उपलब्ध नहीं है कि आप उसको मदद कर पाएं। तो समाज की समिति एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसकी सहायता से आप मानव सेवा कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम धार्मिक मतलब आडंबर और कर्मकांडों में फंस के बहुत सा पैसा खर्च कर देते हैं, बहुत पैसा खर्च कर दे रहे हैं, पंडित को दान दे रहे हैं या कोई कार्यक्रम कर ले रहे हैं। तो समाज को सेवा करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है कि आप जो है मासिक रूप से हमारी समिति से संपर्क करके और हमें जो है थोड़ा आर्थिक लाभ दे सकते हैं। यूं समझिए आप जो धार्मिक कार्यों में कर रहे थे उसमें से कुछ कटौती करके, जो आडंबर में आप खर्च कर रहे थे उनमें से कुछ कटौती करके समाज हमेशा आपको एक आत्म संतुष्टि होगी, सेटिस्फेक्शन होगा कि आपने समाज के लिए कुछ करके गए, आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, आप सक्षम हैं। जिस समाज से आपने लाभ लिया, आर्थिक लाभ, अभी एक चूंकि आपने जिक्र निकाल लिया तो अभी एक वाकया याद आ गया मुझे। किसी सज्जन ने मुझसे पूछा कि समाज ने क्या दिया हमको, या हम समाज का क्यों कुछ करें। तो मैं यहीं जोड़ना चाहता हूँ उस चीज को कि समाज ने क्या दिया। आप ये समझिए कि समाज में जब आप पैदा हुए तो आप कहीं ना कहीं ढेरिया समाज के किसी कार्यक्रम में तो गए होंगे, है ना। तो ढेरिया समाज के
कार्यक्रमों में जब आप गए तो डेहरिया समाज के आदमी से आपका जो है संपर्क तो हुआ। डेहरिया समाज में कहीं ना कहीं आप समाज के किसी व्यक्ति ने तो आपकी मदद किया होगा, उसने कभी आपसे प्रश्न किया कि नहीं नहीं आपके घर में जो है आपको जरूरत है, आप जैसे पैदा हुए तो उनका हमको यूं कहें कि मुंडन कार्यक्रम रखा, तो समाज के लोग तो आए, कहीं समाज के लोगों ने आपसे कोई पैसा तो नहीं मांगा होगा। अगर वो व्यक्ति भी कहता है कि आप क्या समाज को वापस करेंगे कि हम आपके कार्यक्रम में आए, तो समाज के व्यक्ति यूं कहें। अब इसके बाद देखिए, आप समझिए कि जैसे आपके घर में शादी होती है तो आदमी सिर्फ खाना खाने के लिए तो नहीं आता ना। जैसे आप शादी में गए, यूं समझ लीजिए मुझे यहाँ से अमरवाड़ा शादी में जाना है तो 1000 रुपये पेट्रोल में खर्च करना पड़ेगा, तो ये खर्च भी तो खर्च होता है ना। तो समाज का व्यक्ति अगर ऐसा सोचने लगे कि समाज ने मेरे लिए क्या किया, अरे समाज ने आपकी शादी में शामिल हुआ कि नहीं हुआ? आपकी शादी में गया ना, आपकी शादी में गया, गिफ्ट भी किया। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि बाबा साहब भी यदि सोचते जी कि मैं तो पढ़ लिख के बहुत ऊपर पहुंच चुका हूं, यदि वो खुद अपना सोचते, अमेरिका ब्रिटेन जैसे बहुत विकसित देश, बड़े देशों में बहुत बड़ी संस्थान में उन्हें बहुत ऊंचे पद पर और बहुत बड़ी राशि पेमेंट के साथ उनको नौकरी आराम से मिल जाती जी, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया और उनके समर्पण के कारण आज वंचित वर्ग का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में सक्षम हो चुका है। आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं, पारिवारिक रूप से सुदृढ़ हो चुके हैं, न्यायिक रूप से हमारे पास अच्छे अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, समानता का अधिकार है। यदि बाबा साहब यही सोचते कि मैं क्यों करूं, समाज ने मुझे क्या दिया है, तो आज हमको वो हर चीज से हम वंचित रहते। जी जी बिल्कुल। तो वही चीज जो है कि आप देखिए, आपके शादी में लोग आते हैं तो सामाजिक होने की वजह से आते हैं। आप किसी को टिकट तो नहीं उपलब्ध कराते हैं ना कि तो समाज ये देता आपको। इसके अलावा आप देखें, जब आप इस दुनिया से विदा हो जाएंगे तो जो 4 कंधे हैं वो समाज के ही होंगे आपके लिए। तो आप उसमें जितना आप समाज में भागीदारी सुनिश्चित करोगे उतने लोग आपको याद करेंगे और आपको वो कर पाएंगे। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि समाज के किसी व्यक्ति ने मुझे 10 रुपए दे दिया तो वही एक सहायता है। समाज के लोग जो है इस तरीके से भी सहायता करते हैं और आपके साथ जुड़े हुए होते। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हमें समाज को आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सपोर्ट करना चाहिए। समाज की ये धारणा भी थोड़ा सा चेंज करना बहुत आवश्यक है कि हर व्यक्ति ये ना सोचे कि समाज ने मेरे लिए क्या किया। बदलाव तब आएगा समाज के लोगों में, तब जब ये लोग सोचे कि यार मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, यदि मैं सक्षम हूँ, मुझे मौका मिल रहा है, तो मैं उस समय का उपयोग करके उसका कैसा उपयोग करूं कि समाज के लिए मेरा योगदान याद किया जाए, समाज के लिए मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। बिल्कुल, हमें ये सोचना चाहिए कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। पहला हमें सोचना है कि समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो समाज आपके लिए बिल्कुल करेगा। इसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। आपको एक तो जिंदगी भर हमेशा आपके जीवन के बाद भी आपको याद किया जाएगा कि आपने समाज के लिए ये काम किया था। तो हमें सर्वप्रथम ये सोचने की आवश्यकता है कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम उस समाज में पैदा हुए हैं। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद हमें पूरी मानव जाति के लिए भी सोचने की आवश्यकता है कि हम समाज जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि आदमी का एक ही उद्देश्य नहीं है कि आए और चले गए। जो लोग आज दुनिया में याद किए जा रहे हैं, आप गांधी जी को ले लें, बाबा साहब को ले लें, चंद्रशेखर आजाद को ले लें, तो इन्होंने कहीं ना कहीं समाज के बारे में सोचा और उनके लिए काम किया। नहीं तो ऐसे बहुत से अरबपति अमीर आए, मर गए, चले जाएंगे, मगर उनको कोई याद नहीं करता। जिन्होंने समाज के बारे में सोचा उनको याद करते हैं। बिल्कुल।